हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे दुनिया के उस महान अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर बादशाह के बारे में, जिन्होंने सिर्फ 32 ही साल की उम्र में ही दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ये वह भाषा थी जिन्होंने महेश 12 साल की उम्र में ही एक जंगली और बिगड़े घोड़े को काबू में कर लिया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर बादशाह की पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिकंदर बादशाह में बचपन से ही कुछ ऐसी क्षमताएं थीं कि देखने वालों को लगता था कि उन्हें इतिहास में एक असाधारण व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था। ये ब्यूसीफेलस नाम का एक विशाल और जंगली घोड़ा था, जो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर की सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में एक बन गया। मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हो गया था। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में ही राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ विजय हजार मील की विजय यात्रा की। दोस्तों, अब जानेंगे मध्य एशिया तक की यूनानी संस्कृति। दोस्तों, पहले हम आपको बता दें कि उन्होंने उस समय फारस साम्राज्य के राजा डेरियस तृतीय को हराया और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रसार किया। वह अपनी बुलंदी के द्वार में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर को इतिहास में सबसे प्रभावशाली और कुशल नेताओं और सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। सिकंदर से पहले मैसिडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था, लेकिन यह क्षेत्र मजबूती से जुड़ा हुआ साम्राज्य नहीं था। हालांकि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने इस क्षेत्र को एक संयुक्त राज्य की शक्ल दी थी। सिकंदर की मां ओलंपियास उनके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी और इसलिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था। यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को उत्तराधिकारी दिया था। ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चरर रेचल मायर्स का कहना है कि सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वे 13 वर्ष के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। दोस्तों, सिकंदर ने अरस्तु से यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्राप्त की, इसीलिए उन्हें दर्शन शास्त्र पढ़ाया गया था और सभी शिक्षित यूनानियों की तरह उन्हें भी इलियाड और ओडिसी जैसी कविताएं लिखने वाले प्राचीन यूनानी कवि होमर पर महारत हासिल थी। होमर की कविता इलियाड सिकंदर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। युद्ध के दौरान वह इस कविता के कुछ हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे। इलियाड एक महाकाव्य है जिसमें ट्रॉय शहर और यूनानियों के बीच युद्ध के अंतिम वर्ष की कहानी बताई गई है। सिकंदर और इस कहानी के नायक एक्लिस के बीच एक मजबूत मानसिक संबंध बन गया था। इसके अलावा वह यूनान के दिव्य चरित्र हरक्यूलिस से भी बहुत प्रभावित थे और युद्ध के दौरान ये पात्र उनके दिमाग में थे। सिकंदर पर जीवन भर अरस्तु के शिष्य होने का प्रभाव रहा। रिचेल मायर्स कहती हैं, आप शायद ये सोचें कि अरस्तु के पास यह एक बड़ा मौका था कि वह यूनानी अभिजात वर्ग के एक अक्खड़ लड़के को एक बेमिसाल शासक में बदल सकते थे। पूरी तरह से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह सिकंदर यूनानी राज्यों के साथ व्यवहार करते थे, उसमें अरस्तु की दी हुई शिक्षाओं का बड़ा प्रभाव था। एक घटना इस शिक्षा को जाहिर करती है। वह यूनान के कोरिंथ शहर में प्रसिद्ध दार्शनिक डायोजनीज से मिलने के लिए गए थे, ताकि उनके काम के लिए उन्हें शुभकामनाएं दे सकें। जब सिकंदर वहां पहुंचे तो डायोजनीज बैठे हुए थे। सिकंदर ने डायोजनीज से पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। जवाब में डायोजनीज ने कहा, सामने से हट जाओ,
क्योंकि तुम्हारी वजह से सूरज की रोशनी मुझ तक नहीं आ रही है। सिकंदर का इस जवाब को बर्दाश्त करना अरस्तु की शिक्षा का ही परिणाम था। सिकंदर के सत्ता में आने के बारे में बताते हुए बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की प्रोफेसर डायना स्पेंसर कहती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक क्लियोपेट्रा नाम की महिला भी थी, जिन्होंने सिकंदर और उनकी मां के लिए मुश्किल पैदा कर दी थी। मां और बेटे दोनों को ये लगने लगा था कि वे पूरी तरह से मैसिडोनिया का खून नहीं है। ये सच्चाई उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही थी और राजनीतिक रूप से भी नुकसानदेह थी। सिंहासन तक पहुंचने की लड़ाई में सिकंदर की ये कमजोरियां थीं। डायना स्पेंसर का कहना है कि फिलिप द्वितीय की नई पत्नी क्लियोपेट्रा नई रानी बन सकती थी और उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती थी जो फिलिप के बाद राजा बनने की दौड़ में शामिल थे। इस वजह से क्लियोपेट्रा सिकंदर के राजा बनने के रास्ते में एक रुकावट बन सकती थी। यह एक राजनीतिक सच्चाई थी कि पूरी तरह से मैसिडोनिया से ताल्लुक रखने वाले एक नए पुरुष उत्तराधिकारी के सामने आते ही सिकंदर के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती थीं। कई इतिहासकारों ने इस स्थिति की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी पेश किया है। डायना स्पेंसर के अनुसार सिकंदर 6 महीने के लिए खुद झिलावतन हो गए थे और उनकी मां भी कुछ महीनों के लिए दरबार से दूर हो गई थी। कुछ समय बाद पिता और बेटे के बीच कड़वाहट तो कम हो गई और सिकंदर वापस लौट आए, लेकिन रिश्ते में आया ठहराव सिकंदर के उत्तराधिकारी बनने के रास्ते में रुकावट बन चुका था। इस स्थिति में एक घटना घटी जिसने सिकंदर को सिंहासन पर बैठाया। ये वह मौका था जब उन्होंने शायद ऐसी स्थिति को बनने से रोक दिया था कि कोई शुद्ध मैसिडोनियन खून उसके उत्तराधिकार को चुनौती दे सके। डायना स्पेंसर का कहना है कि सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि इस हत्या की वजह क्या थी, लेकिन माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उसके उत्तराधिकार के लिए खतरा बन सकते थे। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरेडाइस को छोड़कर उसने अपने सभी भाइयों, चचेरे भाइयों और उन सभी लोगों को मार डाला जो उनके राजा बनने के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। उनमें से कुछ को तो बहुत ही क्रूरता से मौत के घाट उतर आ गया था। आखिरकार सिकंदर सिंहासन पर बैठे और अब उनकी नजर फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य ने 200 से अधिक वर्षों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर शासन किया। ये साम्राज्य इतिहास के वास्तविक सुपर पावर में से एक था। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक फैली हुई थी, लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों हुआ। फारस साम्राज्य की तुलना में एक छोटी लेकिन प्रभावी सेना के हाथों राजा डेरियस तृतीय की हार को इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। इस युद्ध के नतीजे में एक प्राचीन सुपर पावर का पतन हुआ और एक नए और विशाल साम्राज्य के जरिए यूनानी संस्कृति और सभ्यता का प्रसार हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की विजय का श्रेय उनके पिता को भी जाता है, जिन्होंने अपने पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़ी थी, जिसका नेतृत्व बहुत अनुभवी और वफादार सेनापतियों के हाथों में था। हालांकि एक चालाक और कुशल दुश्मन को उसके इलाके में जाकर हराना खुद सिकंदर की एक नेता के रूप में बुद्धिमत्ता और युद्ध रणनीति में महारत का कमाल था। मैसिडोनिया के लोग हमेशा से एक सैन्य ताकत नहीं थे। यूनान में एथेंस, स्पार्टा और थेब्स राज्य ऐतिहासिक रूप से शक्ति के स्रोत रहे हैं। इन राज्यों के नेता मैसिडोनिया के लोगों को जंगली या बारबेरियन कहते थे। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने अकेले ही मैसिडोनिया की सेना को एक ऐसी प्रभावशाली सेना बना दिया था जिसका डर उस प्राचीन दौर में दूर दूर तक फैल गया था। फिलिप ने मैसिडोनिया के पूरे समाज को एक पेशेवर सेना के साथ दोबारा संगठित किया। उच्च श्रेणी की पैदल सेना, घुड़सवार दस्ते, भाला चलाने वाले और तीरंदाज इस सेना का हिस्सा थे।
फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर को यही सेना विरासत में मिली। सिकंदर हमेशा एक बुद्धिमान रणनीतिकार थे। वो जानते थे कि यूनान पर डर और ताकत से शासन नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक सदी पहले फारस साम्राज्य की तरफ से यूनान पर हमले की घटना को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया और फारस पर अपने हमले को देशभक्ति के साथ जोड़कर उचित ठहराया। सिकंदर ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जिसमें कहा गया कि मैसिडोनिया के लोग पूरे यूनान की तरफ से फारस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि एक सदी पहले फारस साम्राज्य और यूनान के बीच होने वाली जंग में मैसिडोनिया शामिल ही नहीं था। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना फारस साम्राज्य में दाखिल हुई। सिकंदर की 50,000 की सेना को उस समय दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रशिक्षित सेना का सामना करना था। एक अनुमान के अनुसार राजा डेरियस तृतीय की मातहत सेना की संख्या 25 लाख थी, जो उसके पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। इस सेना का दिल कहे जाने वाले दस्ते को अमर सेना कहा जाता था। यह 10,000 सैनिकों की एक इलीट रेजिमेंट थी। इस इलीट रेजिमेंट की संख्या 10,000 से कम नहीं होने दी जाती थी। युद्ध के दौरान जब इस दल का कोई सैनिक मारा जाता था तो दूसरा उसकी जगह ले लेता था और कुल संख्या पूरी रहती थी। लेकिन इस जबरदस्त सैन्य शक्ति के बावजूद सिकंदर की बहुत ही प्रभावी और बुद्धिमान रणनीति की वजह से फारस साम्राज्य हार गया। इतिहासकारों के अनुसार फारस साम्राज्य की हार का एक कारण यह भी था कि उसका पतन पहले ही शुरू चुका था और 5वीं सदी ईसा पूर्व में यूनान में लगातार हार के बाद उसका विस्तार रुक चुका था। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर फारस के सूसा शहर पहुंचे। वह फारस और मैसिडोनिया के लोगों को एकजुट करना चाहते थे और एक ऐसी नस्ल पैदा करना चाहते थे जो केवल उसके प्रति वफादार रहे। सिकंदर ने अपने कई सेनापतियों और अधिकारियों को फारस की राजकुमारियों से शादी करने का आदेश दिया। इस मौके पर एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराया गया। सिकंदर ने खुद अपने लिए भी और 2 पत्नियां चुनी। सिकंदर का सत्ता में आना, विजय प्राप्त करना और फिर पतन, यह सब बहुत थोड़े समय में हुआ था। डायना स्पेंसर बताती हैं कि कई रोमन इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर कभी-कभी नशे में धुत हो जाते थे और एक बार उन्होंने रात के खाने के समय नशे की हालत में अपने एक करीबी दोस्त को मार डाला था। रोमन इतिहासकारों ने उनके शराब के नशे की वजह से गुस्से में आ जाने और सनकी व्यवहार की कई घटनाओं के बारे में लिखा है। हालांकि इनकी सच्चाई पर भी सवाल है। सिकंदर के हाथों मारा गया उनका दोस्त क्लेटियस था, जो सिकंदर और उनके परिवार के बहुत करीब था। वह अक्सर सिकंदर को पूरी सच्चाई से सलाह देता था और हर लड़ाई में उनके हाथ की तरह था। उस दिन सिकंदर ने बहुत शराब पी हुई थी और जब क्लेटियस ने कहा कि आपका व्यक्तित्व बदलता जा रहा है, तुम्हें खुद को काबू में करने की जरूरत है, आप फारस के लोगों की तरह होते जा रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम हम में से नहीं रहे। क्लेटियस ने यह सब कहने के लिए गलत मौका चुना था। उसी समय सिकंदर अपनी जगह से उठे और क्लेटियस के सीने में भाला घोंप दिया। दोस्तों, अब जानेंगे रहस्यमय बीमारी के बारे में। सिकंदर की विजयों और उनके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उन्हें एक आम आदमी नहीं बल्कि एक देवता समझने लगे थे। बल्कि खुद सिकंदर को भी विश्वास हो गया था कि वे देवता हैं। फारस साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने के बाद उनकी सेना पूर्व की ओर बढ़ने लगी और भारत तक पहुंच गई। इसके बाद सिकंदर मैसिडोनिया वापस लौटने लगे, लेकिन वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। सन 323 ईसा पूर्व में 12वीं उम्र में बेबीलोन, वर्तमान इराक के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमय बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाला इन्फेक्शन था और कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। सिकंदर को फारस साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यूनानी संस्कृति के प्रोफेसर पॉल कार्टिलेज का कहना है कि इसके कई कारण थे। सिकंदर यह दिखाना चाहते थे कि उनके राज्य की सीमाएं वहां तक पहुंच चुकी हैं जहां तक उनके पिता फिलिप द्वितीय नहीं जा सके थे। साम्राज्यों के लिए सीमाएं जरूरी होती हैं और साम्राज्यों को लगातार इस बात की भी चिंता रहती है कि उनकी सीमाओं से आगे क्या है।
इसका एक उदाहरण रोमन साम्राज्य है। जब कैंसर ए रूम सीजर ने ब्रिटेन पर हमला किया था, तब सिकंदर भी अपनी सीमाओं का विस्तार करने के बाद स्थायी सीमाओं की स्थापना कर रहे थे। यह एक रक्षात्मक व्याख्या हो गई, जबकि रोमानवी व्याख्या यह है कि सिकंदर के दिमाग में यह विचार था कि दिव्य पात्र हरक्युलिस और डायोनिसस वहां तक जा चुके थे, इसलिए मैं भी जाऊंगा। सिकंदर की लगातार जीत ने उन्हें यह विश्वास दे दिया था कि वो जहां तक कोशिश करें जा सकते हैं। रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चरर रेचल मायर्स कहती हैं कि अहम सवाल यह है कि अपने जीवन के इस पड़ाव पर क्या सिकंदर जमीनी सच्चाई से दूर हो गए थे। भारत पर विजय प्राप्त करने में उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना तो करना ही पड़ा था, लेकिन उन्हें अपनी सेना के भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ा था कि बस बहुत हो गया। मध्य एशिया में जहां उन्होंने 3 साल का लंबा समय बिताया, उनके अपने सैनिकों को वहां रहना बेहद नागवार लग रहा था। भारत में युद्ध के दौरान जब यह अफवाह फैली कि सिकंदर मारा गया है, तो मध्य एशिया में मौजूद उसकी सेना में एक तरह की बगावत शुरू हो गई और उन्होंने पीछे हटने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन सिकंदर सिर्फ घायल हुए थे। रिचेल मेयर्स का कहना है कि सिकंदर के लगातार सैन्य अभियानों के समाप्त होने और वापस लौटने के 3 बड़े कारण थे। अपनी सेना के अंदर से विरोध, सामान और रसद की सप्लाई में कठिनाई और इलाके की मुश्किलें और मौसम। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर का अगला लक्ष्य अरब क्षेत्र था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने मोहलत नहीं दी। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।